नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही प्यारी सी है। दोस्तों, इस कहानी का नाम कान के बूंदे। कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। कीमत पर विचार करने का समय न था, अतएव वे सिटी कोतवाल से मिलकर, जिससे उनकी बड़ी घनिष्ठता थी, हीरालाल को अपनी जमानत पर छुड़वा लाए। बूंदों के साथ ही 9 रुपए देकर वकील साहब ने हीरालाल को कचहरी भेजा और स्वयं भी कचहरी गए, किंतु दिन भर उनके मस्तिष्क में यह बात फिरती रही कि 2000 रुपए कीमत के बूंदे आखिर इसकी स्त्री के पास कहाँ से आए। इन बूंदों के साथ कौन सा कैसा रहस्य छिपा है, वकील साहब एक बार जानने के लिए उत्कंठित से हो उठे। हिरासत से बाहर आते ही हीरालाल ने झुककर वकील साहब के पैर छू लिए। अभी तक वह वकील साहब को केवल अपनी नौकरी के ही कारण न छोड़ सका था, किंतु आज तो वह उनका भक्त भी हो गया था और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे इनके साथ रहकर मुझे अनेक विपत्तियों का ही सामना क्यों न करना पड़े, परंतु अब इस देवता समान व्यक्ति का साथ आजन्म नहीं छोड़ूंगा। शाम को बूंदों के लिए हुए वह वकील साहब के एहसान के भार से दबा हुआ घर लौटा। जेब से बूंदे निकालकर पत्नी के सामने रख दिए। कमला ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्यों, पसंद नहीं आए क्या? हीरालाल बोला, वाह, पसंद क्यों नहीं आए? इतने अच्छे बूंदे और पसंद नहीं आते? बनने को भी दे दिए गए हैं। कमला बोली, बनने को दे दिए? पर ये तो मैं कहना भूल ही गई थी कि ये यहाँ के नहीं, मद्रास के बने हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब हम लोग बाबूजी के साथ मद्रास गए थे। वहाँ माँ के लिए बाबूजी ने इसे खरीदे थे। हीरालाल बोला, शायद यही बात हुई होगी। जब सुनारों ने बनाने से इनकार कर दिया होगा, तभी वकील साहब ने लौटाया होगा। हीरालाल ने बूंदों की कीमत के बारे में और अपने पकड़े जाने के बारे में, वकील साहब ने उसे किस तरीके से छुड़वाया, इसके बारे में अपनी स्त्री से कुछ ना कहा। शहर में प्लेग का प्रकोप हुआ। सब लोग शहर छोड़ छोड़कर बाहर झोपड़े बनाकर बंगलों पर रहने चले गए। वकील साहब ने अपने बंगले में नौकरों की एक कोठरी में हीरालाल को रहने की जगह दे दी। एक ही अहाते में रहते हुए संभवतः 2-3 महीने बीत गए, किंतु वकील साहब की पत्नी हीरा देवी और कमला से किसी प्रकार की जान पहचान न हो सकी। हीरा देवी ने उच्च कोटि की शिक्षा पाई थी। वह संस्कृत में काव्य तीर्थ और अंग्रेजी में बीए थी। साधारण सुंदर थी, पर स्वभाव जरा रूखा था। वे मौके मौके पर ही हंसती थीं। साधारण लोगों से वह बातचीत भी कुछ कम ही करती थीं। उन्हें अपने धन, विद्या और एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या होने का गर्व था। अपने आश्रित एक मुंशी की स्त्री से बातचीत करने में वह समय का दुरुपयोग समझती थीं। इसलिए उन्होंने कमला को भी न बुलवाया। इधर कमला इससे बिल्कुल प्रतिकूल थी। वह बहुत ही सुंदर थी। खूब गोरा रंग, आकर्षक आंखें, पतले पतले लाल ओठ, जिन पर सदा हंसी खिली रहती थी। वह बड़ी ही नम्र और मिलनसार थी। पढ़ी लिखी तो खास नहीं थी, पर हिंदी की पुस्तकों के अतिरिक्त चिट्ठी पत्री लिख पढ़ लेती थी। अंग्रेजी के कोई कोई अक्षर पहचान लेती थी। फिर भी उसे व्यवहार का ज्ञान था। गृह कार्य में वह कुशल थी। साधारण से साधारण कपड़ों को किस ढंग से पहना जाता है, यह उसे बहुत अच्छे से मालूम था। साधारण कपड़ों को वह इस ढंग से पहनती थी कि वह उसके शरीर पर बहुत ही मूल्यवान जान पड़ते थे। 20 साल की उम्र होने के पर भी वह 14 साल की किशोरी जान पड़ती थी। उसके स्वभाव में एक प्रकार की लापरवाही और अल्हड़पन था, जो इस बात का संकेत देता था कि इसने कभी अपने जीवन में कभी बहुत ही अच्छे दिन देखे हैं। जिस दिन से कमला को मालूम हुआ कि हीरा देवी ने उसके इयरिंग मंगवाए हैं और पसंद किए हैं,
उनसे मिलने के लिए कमला की उत्सुकता और भी बढ़ गई। एक दिन दोपहर को वह हीरा देवी से मिलने चली गई, जिसकी सूचना उसके पति हीरालाल ने पहले ही अपनी मालकिन को दे रखी थी। बरामदे में एक चटाई पड़ी थी। कमला उसी पर बैठ गई। साधारण आवभगत के बाद हीरा देवी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर एक मासिक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। बीच बीच में वह कमला से बातों का उत्तर भी दे देती थी। उन्होंने अपने किसी भी व्यवहार से यह प्रकट न होने दिया कि कमला के आने से उन्हें किसी तरह की बहुत प्रसन्नता हुई है, जबकि उन्होंने यही प्रकट किया कि उसके आने से उनके काम में थोड़ी सी रुकावट ही पड़ी है। उनके मुंह के भाव से कुछ ऐसा प्रकट हो रहा था कि जैसे उन्हें कमला के रूप और लावण्य से ईर्ष्या हो रही हो। कमला एक साधारण जामदानी की कढ़ी हुई गुलाबी रंग की साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहने थी। हाथों में 3-3 कांच की चूड़ियां और कान में वही हीरे के इयररिंग चमक रहे थे। वह इस आशा में थी कि हीरा देवी यदि कुछ भी इन बूंदों के बारे में पूछेंगी तो वह बातों ही बातों में उन्हें बतला देगी कि यद्यपि इस समय दिनों के फेर से वह उनके मुंशी की स्त्री है, किंतु वह भी किसी समय बड़े घर की लड़की थी और उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। उसके पास एक नहीं अनेक जेवर थे इन बूंदों की तरह, किंतु हीरा देवी ने उसके साथ बातचीत करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उससे कमला के आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस पहुंची, यहाँ तक कि वह पछता भी रही थी। वह उठकर घर जाने की आज्ञा लेने ही वाली थी कि इसी समय हीरा देवी किसी कार्यवश कुछ देर के लिए भीतर चली गईं। कमला को रुक जाना पड़ा। वह वहीं चटाई पर बैठ गई और उसी मासिक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। ठीक उसी समय वकील साहब ने घर में प्रवेश किया। कमला वकील साहब को पहचानती थी, किंतु वकील साहब उसे नहीं जानते थे। कमला उठकर खड़ी हो गई। वह कहीं छिप जाने का स्थान ढूंढ रही थी। इधर वकील साहब को एक संभ्रांत महिला को इस तरह बरामदे में चटाई पर बैठना कुछ अपमानजनक सा मालूम हुआ। पहले तो वह उल्टे पांव बाहर ही लौट जाने वाले थे, परंतु न जाने क्या सोचकर उन्होंने कमला को संबोधन करके कहा, आप यहाँ बाहर क्यों बैठी हैं? आइए ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उन्हें बुला लेता हूँ। कमला कुछ न बोली। चित्र छाया की तरह वकील साहब के पीछे पीछे जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। सच बात तो यह थी कि हीरा देवी की तरफ से इतना निरादर और वकील साहब के द्वारा इतना आदर, दोनों के व्यवहार में इतना अंतर देखकर कमला कुछ विस्मित सी हो गई। वकील साहब ने अंदर जाकर पत्नी से कहा और फिर बाहर आकर बैठ गए। हीरा देवी ने समझा कि कोई और मिलने आया है, इसलिए वह अपने कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलकर रसोइये को चाय तैयार करने के लिए कहकर ड्राइंग रूम में आई, किंतु वहां किसी और को न देखकर कमला को ही पति के पास एक कोच पर बैठे देखकर हीरा देवी के शरीर में आग सी लग गई। वह कुछ भी बोली नहीं, रूखे भाव से वहीं आकर दूसरी कोच पर बैठ गई। उनके आते ही कमला उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर लक्ष्य करके कहने लगी, अब आज्ञा दीजिए, मैं घर जाऊंगी। हीरा देवी के कुछ बोलने से पहले ही वकील साहब बोल उठे, बैठिए, चाय तैयार हो गई है, चाय लेके जाइए। एक तीव्र दृष्टि से पति की ओर देखकर हीरा देवी ने कमला से कहा, हाँ, चाय पी के जाना चाहिए, तैयार हो गई है। पर कमला रुकी नहीं। कमला की सुंदरता की छाप वकील साहब के हृदय पर प्रथम दृष्टि में ही पड़ गई, इसलिए वह सबकी नज़र बचाकर कभी कभी कमला के मुंह की ओर देख लिया करते थे। किसी बुरे भाव से नहीं, वे सौंदर्य उपासक थे। प्रत्येक सुंदर वस्तु को देखना उनकी दृष्टि में आवश्यक था। शिष्टाचार के तौर पर कमला के जाते समय हीरा देवी ने उसे कभी कभी आते रहने के लिए कहा। कमला इस प्रकार के लिए उन्हें धन्यवाद देकर अपने घर चली गई। कमला के जाते ही पत्नी पर तिरस्कार सूचक दृष्टि डालकर वकील साहब ने पूछा, यह कौन थी? वहाँ चटाई डालकर बैठा दिया, इतना बड़ा ड्राइंग रूम किस लिए है? हीरा देवी भी उसी भाव से तीव्र स्वर में बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं नौकरों चाकरों को भी अपने साथ ही कुर्सी पर बैठाया करूं? यह तुमसे ही होगा, मैंने तो ये नहीं सीखा है। फिर भी अब वाद विवाद करने से क्या तात्पर्य है?
जब तुमने उसे बुलाकर अपने पास की कुर्सी में बैठा ही लिया था? वकील साहब ने उत्सुकता से पूछा। नौकर चाकर? नौकर चाकर से क्या मतलब है? हीरा देवी ने रुखाई से कहा, यह मुंशी की ही तो स्त्री है। नौकर चाकर नहीं तो क्या मेरी हमजोली कहूँ? वकील साहब कुछ नम्न होकर बोले, मुंशी की ही स्त्री सही, हीरालाल मेरा मुंशी है, उसकी स्त्री तो नहीं है। उसके साथ तुम्हें नौकरों सा बर्ताव कदापि नहीं करना चाहिए था। जो सम्मान करना जानता है वह सम्मान भी पाता है। फिर गरीबों का सम्मान तो धनिकों से अधिक करना चाहिए। यदि तुम उसे अपने साथ पहले से ही ड्राइंग रूम में लेकर बैठ जाती तो तुम्हारे सम्मान में कुछ अंतर ना आता, पर तुम्हारे विषय में वो ऊंचे विचार लेकर के जाती। हीरा देवी अब झुंझला उठी। क्यों तंग किए जा रहे हो? मुझसे नहीं बन पड़ेगा। तुमने तो कर दिया है ना, फिर अब अफसोस किस बात का? और इतने पर भी संतोष ना हो तो जाके उसके आंसू पोंछाओ। मुझे कोई शिकायत ना होगी, कहकर हीरा देवी उठकर दूसरे कमरे में चली गईं। मेज पर चाय ठंडी हो रही थी। उस तरफ न वकील साहब का ध्यान था और न ही हीरा देवी का। हीरा देवी के जाते ही वकील साहब थके हुए से कोच पर लेट गए। बात बात पर वह पत्नी के वाद विवाद और तर्क से थक गए थे। विवाह से पहले जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी भावी पत्नी ग्रेजुएट है, संस्कृत में काव्य तीर्थ है, तो उन्हें न जाने कितनी प्रसन्नता हुई थी। अपने कल्पना जगत में उन्होंने अपने एक छोटे से सोने के संसार को देखा, जिसमें सहयोगी से गृहस्थी नंदनवन हो जाती है। इसी स्वप्न को देखते हुए वे विवाह के बंधन में बंध गए और उन्होंने अपनी भाग्य की सराहना की। मित्रों ने बधाई के पुल भी बांध दिए। नववधू अधिक सुंदर तो न थी, पर सुशिक्षित थी। इसका वकील साहब को बड़ा ही गर्व था। आज उनका गर्व धूमिल हो चुका था। रह रह करके उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई हो, जिसका कोई प्रतिकार नहीं। पत्नी के उद्दंड स्वभाव से वे बहुत ही असंतुष्ट थे। हीरा देवी में उन्हें किसी अच्छी स्त्री के गुण तो नहीं मिलते थे। पत्नी से अधिक संकोच और शील की मात्रा उन्हीं के स्वभाव में थी, जिसके कारण वह पत्नी से कभी कुछ कह सुन न सकते थे, और कहते भी तो कैसे। हीरा देवी आखिर उनसे किस बात में कम थी? वे वकील थे। हीरा देवी भी कुछ दिनों तक पटना के गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी थी। वकील साहब बीए LLB थे, तो हीरा देवी भी BA BT थीं। विद्या, डिग्री या रुपया कमाने की कला वकील साहब से हीरा देवी किस बात में कम थी? फिर उनसे किस बात में दबती? और दबती भी तो कैसे? उन्होंने स्त्रियों के समान अधिकार पर बड़े बड़े लेख लिखे थे और तर्क के द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि स्त्री और पुरुष का प्रत्येक बात में समान अधिकार है। किंतु वकील साहब से कोई पूछता, इस समान अधिकार का परिणाम उनके हक में कैसा सिद्ध हुआ? वे तो जानते ही नहीं थे कि गृहस्थ सुख कैसा होता है। वे तरस रहे थे। हीरा देवी उनके लिए एक मित्र की तरह थी। बाकी घर का सारा काम तो नौकर करते थे। हीरा देवी भी ग्रेजुएट थीं। वे इन छोटी छोटी बातों पे अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करती थीं, और न कभी वकील साहब की ही हिम्मत पड़ी कि उनसे किसी काम को कहें। 100 की जगह 200 का खर्च हो जाता, पर एक दिन भी उन्हें अच्छा भोजन न मिलता। वैसे तो सामने थाली में कई प्रकार की चीजें होती, पर सब बेस्वाद नीरस, जैसे तैसे पेट भरा करता था। हीरा देवी पहली ही बार गर्भवती हुई थी। प्रसव के लिए उन्होंने अपनी माता के पास जाना उचित समझा। वकील साहब ने इसे ज़्यादा ठीक समझा, क्योंकि यहाँ उनके घर में दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। अतएव गर्भ के छठे मास में ही हीरा देवी अपनी माँ के घर चली गई थी। एक दिन कचहरी से लौटकर वकील साहब चाय के लिए बैठे ही थे कि हीरालाल एक थाली में कुछ मिठाइयाँ, जो एक सुंदर बेलबुटेदार रुमाल से ढकी थी, लेकर आया। बोला, घर में बनाया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके लिए ले चलूं। बहू जी तो है नहीं, अब आपके लिए कौन बनाता होगा? वकील साहब ने मन ही मन सोचा, ये थी ही तो कब बना दिया करती थी। प्रकट में बोले, क्यों तकलीफ की हीरालाल, महाराज तो बना ही दिया करता है जो भी कुछ मैं चाहता हूँ। हीरालाल ने धीरे से थाली को मेज पर रखकर रुमाल हटा लिया। फिर बोला, वकील साहब ये पकौड़ियाँ खाइए, अभी बनी हैं।
बिल्कुल गर्म है और चाय के साथ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। वकील साहब पकौड़ियों के शौकीन थे। प्लेट की सारी पकौड़ियाँ वे साफ कर गए। हीरालाल शर्मा गया, शायद वह बहुत कम लाया था। खाने के बाद वकील साहब बोले, दरअसल हीरालाल, बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनी हैं। बाकी मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। क्या तुम्हारे घर की बनी है? हीरालाल बहुत प्रसन्न होकर बोला, हाँ सरकार, हम लोग तो बाजार की मिठाई खाते ही नहीं हैं। वह तो सब अपने हाथों से ही बना लिया करती है। सस्ती की सस्ती पड़ती हैं और बाजार से कई गुना अच्छी होती हैं। वकील साहब बोले, मालूम होता है कि भोजन बनाने में बड़ी निपुण हैं, पर वह तो मिर्ज़ापुर तरफ की हैं। देहात की लड़कियों को तो मैंने भोजन की कला में इतना निपुण नहीं देखा है। हीरालाल बोला, दिनों का फेर ही समझिए वकील साहब, यह मुंशी नवल किशोर राय की लड़की है। एक ही रात डाकुओं ने ऐसा जबरदस्त डाका डाला कि इनका सब कुछ लुट गया। इन्हें अपनी माँ के साथ जाफर मामा के घर मिर्ज़ापुर में रहना पड़ा। देहात में रही तो क्या हुआ, इनकी माँ बहुत ही चतुर थीं। उन्होंने ही इन्हें सब कुछ सिखाया। उन कान के बूंदों के अतिरिक्त इनके पास मोतियों का एक चंद्रहार भी है। वकील साहब, मैं क्या बताऊं, इसके हाथ में जो जादू है, मामूली दाल भात भी बनाती है तो इतना स्वादिष्ट बनता है कि मैं क्या बताऊं। वकील साहब आश्चर्य से बोले, अच्छा, यह मुंशी नवल किशोर राय की कन्या है। वह तो इलाहाबाद के बड़े भारी वकीलों में से थे, तभी यह इतनी चतुर है। हीरालाल ने प्रसन्नता का भाव जाहिर करते हुए कहा, वकील साहब, गुस्ताखी माफ हो। एक अर्ज करता हूँ, आप कल सवेरे मेरे झोपड़े में ही भोजन कीजिए। हम गरीबों के भोजन का स्वाद भी लीजिए। वकील साहब को अपने मुंशी के यहाँ भोजन करना जरा भी उचित मालूम न हुआ। वे बोले, क्यों तकलीफ करते हो हीरालाल? यह जो इतनी चीज़ें लाए हो, यही मेरे लिए कल तक के लिए काफ़ी हैं। फिर क्यों तकलीफ करते हो? हीरालाल बोला, इसमें तकलीफ किस बात की वकील साहब? उसका स्वभाव तो ऐसा है कि अगर 10 लोग खाने के लिए आ जाएं, उसे दुगनी खुशी होती है। सुस्ती तो उसके शरीर में कहीं है ही नहीं, और खाने वालों को खिला पिला के चाहे उसके लिए एक कौर भी न बचे, उसे बड़ा ही संतोष होता है। वकील साहब बोले, अच्छा, भोजन तो तुम्हारे घर का मैं स्वीकार कर लेता हूँ, पर मैं वहाँ खाने न जाऊँगा। तुम खाना यहीं ला देना। हीरालाल खुशी खुशी अपने घर गया। वकील साहब कपड़े पहन के क्लब चले गए। क्लब से उस दिन वकील साहब जल्दी ही घर लौट आए। उनका जी वहाँ भी न लगा। एक अजीब तरह की परेशानी उन्हें तंग किए जा रही थी। भोजन के लिए महाराज पूछने आया। कई बार पूछने पर जैसे सोते सोते चौंक कर उन्होंने जवाब दिया, नहीं। महाराज इस नहीं का अर्थ कुछ भी न लगा सका। दोबारा फिर पूछा, साहब भोजन लगाऊं क्या? वकील साहब झल्ला के बोले, अभी कहा था ना, मत लाओ। क्या एक बार के कहने में तुम्हें समझ नहीं आता? महाराज चुपचाप चला गया। उस दिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वकील साहब से कोई कुछ पूछ सके या बोल सके। किंतु 9 बजे रात को फिर हीरालाल दरवाज़ा खटखटाते हुए पहुंच गया। वकील साहब इतनी रात को उसके आने का कारण समझ गए। फिर भी और दिनों की तरह वे उसे झिड़क न सके, बल्कि आदर के साथ बैठाया और नम्रता से बोले, क्या है हीरालाल, मालूम होता है कि आज पीने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। हीरालाल हंस पड़ा और बोला, सरकार, जब तक आपके पास हूँ मुझे किस बात की तकलीफ हो सकती है। जब मेरे पास न रहेगा तो आपके पास ही आऊँगा। यह सुने वकील साहब ने 2 रुपये जेब से निकाल कर फेंक दिए। आज पहली बार हीरालाल को बिना किसी प्रकार की झिकझिक किए पीने के लिए इतनी आसानी से रुपये मिल गए थे। रुपया तो वह सदा ही ले लिया करता था, किंतु घंटों मत्थापच्ची के बाद वकील साहब के इतने शीघ्र रुपया निकाल कर देने का अर्थ वो समझ गया कि उस दिन की अत्यधिक आमदनी। रुपया उठाते उठाते बोला,
मालूम होता है कि आज खूब आमदनी हुई है। वकील साहब, रुपये हों तो 2-3 और दे दो ना, घर में खर्च के लिए बिल्कुल नहीं है। वकील साहब बोले, अच्छा, तुम्हें 2 दे दिए तो तुम लालच में पड़ गए हो। हीरालाल नम्रता से बोला, नहीं वकील साहब, घर में तंगी ना होती तो मैं कभी ना मांगता। आप तो मुझे जानते हैं ना, बस मुझे पीने भर को मिल जाए, फिर मुझे कुछ ना चाहिए। आज तो उसने कहा कि रुपया चाहिए, इसलिए आपसे कहा, नहीं तो क्या कभी कहता हूँ। आज की वकील साहब की आमदनी कुल 5 रुपए ही थी। उन्होंने बाकी के 3 रुपये निकालकर हीरालाल के हवाले कर दिए। देते देते उन्होंने यह भी कह दिया हीरालाल से कि देखो, सब के सब मत पी जाना, घर में खर्च के लिए पक्का दे देना। हीरालाल बोला, नहीं वकील साहब, क्या मैं पागल हूँ? मैं पहले घर में जाकर के पैसे दे दूंगा, फिर पीने के लिए जाऊंगा। हीरालाल चला गया। वकील साहब फिर से पलंग पर लेट गए। उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने अपने और हीरालाल के जीवन की तुलना की। चतुर सुशील स्त्री पाकर वह कितना सुखी है, उसका गृहस्थ जीवन कितना आकर्षक है। वह एक मामूली मुंशी ही तो है। स्त्री साधारण पढ़ी लिखी ग्रामीण बालिका है, फिर भी गृहस्थी को स्वर्ग बना रखा है। एक मैं हूँ, शहर के बड़े बड़े वकीलों में 500-700 मासिक कमा लेता हूँ। बंगला है, मोटर है, सुंदर बगीचा है। स्त्री संस्कृत और अंग्रेजी में ग्रेजुएट है। लोग तो यही समझते होंगे कि मैं कितना सुखी हूँ। मित्र लोग आकर मेरी किस्मत की सराहना करते हैं, किंतु मेरी किस्मत कैसी है, मेरे सिवाय और कोई नहीं जान सकता। बिना सुशील पत्नी के सब कुछ होते हुए भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। सच्चे गृहस्थी के सुख के सामने सारे सांसारिक सुख बेकार हैं। वह गृहस्थ सुख मेरी किस्मत में है ही नहीं। काश मैं भी किसी मामूली पढ़ी लिखी स्त्री से विवाह कर लिया होता और वह सुशील होती तो जीवन कितना सुखी होता। यदि सुशीला ना भी होती तो कम से कम बात बात पे उसका तर्कशास्त्र तो ना चलता। हर बात में वह अपनी विद्वता की छाप तो न जमाने लगती, किंतु यहाँ तो बात ही कुछ और है। हीरा अपने सामने मुझे कुछ समझती ही नहीं है, दूसरों के सामने उसे कुछ मैं कह नहीं सकता, न जाने पता नहीं कैसा उत्तर दे दे, फिर मुझे उनके सामने लज्जित होना पड़े। इसी प्रकार जितना ही मैं उससे दबता हूँ, वह मुझे उतना ही दबाती चली जाती है। मैं स्त्री को समान अधिकार देने का विरोध ही नहीं करता हूँ, किंतु वे इतना समझती कहाँ हैं। वे अधिकार पाते ही उसका दुरुपयोग करने लगती हैं। स्त्रियों के लिए कोमलता, लज्जाशीलता और नम्रता बहुत ही आवश्यक है, पर ये बातें हीरा में कहाँ हैं? किंतु इसमें हीरा का दोष क्या है? दोष तो उसकी शिक्षा का है, फिर मैं शिक्षा को भी क्यों दोष दूं? छोटी बहन, उसी की छोटी बहन मीरा भी तो एमए पढ़ रही है। वह तो बहुत सुशील है, लज्जाशील है कि सीधी तरह आंख उठाकर बात भी नहीं कर सकती। कुछ नहीं, सब मेरी किस्मत का दोष है। मेरी किस्मत में गृहस्थ सुख है ही नहीं। फिर मुझे सुशीला पत्नी कैसे मिलती? उन्होंने कमला और हीरा की तुलना की। कमला उन्हें साक्षात लक्ष्मी सी लगी और हीरा अहंकार अभिमान की प्रतिमा सी जान पड़ी। वह पहले ही दिन पहली दृष्टि में कमला के रूप में मुग्ध हो गए थे। आज वह उसके गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, किंतु इतना वह जानते थे कि जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब इंद्रियां मनुष्य को अपना दास बना लेती हैं। जानता हुआ भी मनुष्य अनजान बन जाता है, समझदार भी नासमझ हो जाता है। इसलिए वह कमला के रूप और गुणों पर मुग्ध होते हुए उससे दूर रहना चाहते थे। वे उस पवित्र फूल को, जिसका सौरभ उन्हें बहुत प्रिय था, छूकर अपवित्र नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह पास भी आने से डरते थे। संभव है पास पहुंचकर वे छू लेने के लोभ को संवरण न कर सकें, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? उसके भयंकर दुष्परिणाम का काला चित्र वकील साहब की आंखों के सामने खिंच गया। वे घबरा उठे।
पास ही मेज पर रखा हुआ हीरा का चित्र उठाकर देखने लगे, किंतु उस चित्र में कई बार देखने पर भी उन्हें कमला ही दिखाई देती थी। वे घबराकर इधर उधर करवटें बदलते रहे। अंत में यह निश्चय करके कि मैं सवेरे ही हीरालाल के यहाँ भोजन के लिए अस्वीकृति भेज दूंगा, और न जाने उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे जब वकील साहब सोकर उठे तो दिन चढ़ आया था। हीरालाल अपने कई मुवक्किलों के साथ वकील साहब के इंतज़ार में बैठा हुआ था। वकील साहब उठे कहाँ तो सोने से पहले उन्होंने क्या निश्चय किया था कि हीरालाल के घर का भोजन अस्वीकार कर देंगे। चाय पीते पीते महाराज से बोले कि आज मैं यहाँ खाना न खाऊंगा, मेरे लिए ना बनाना। और खाना बनाना ही किसके लिए था? महाराज को बिना मांगे छुट्टी मिल गई थी। इधर भोजन के समय जब हीरालाल वकील साहब के से पूछने आया, उन्होंने कहा, चलो वहीं चल के खा लेता हूँ, तुम भी घर रहोगे, बार बार दौड़ने से बचोगे। हीरालाल और चाहता ही क्या था, वकील साहब को लेकर अपने घर पहुँच गया। वकील साहब घर की साफ सफाई देख करके दंग रह गए। छोटे छोटे 2 कमरे कमला ने ऐसे ढंग से सजाए रखे थे, इतनी साफ सफाई थी कि वह उनकी चतुराई से चकित हो गए। उन्हें स्वप्न में भी यह आशा न थी कि उनके नौकरों के रहने की कोठरी नंदन कानन बन रही है। जो घर कमलासी चतुर्गृहिणी के आलोक से आलोकित हो रहा हो, उसकी तुलना नंदन कानन भी क्या करेगा। वकील साहब दूसरी कोठरी में बैठ गए। बीच के दरवाजे पर एक फटी हुई साड़ी का ही एक सिला हुआ हल्के रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे के पीछे से वकील साहब को बार बार कमला के पैरों की पाजेब की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, जिससे रह रह के उनका मन चंचल हो जाता। जिन पैरों के पाजेब की मधुर ध्वनि वकील साहब के हृदय को दोलायमान किए डाल रही थी, उन पैरों को एक बार चूम लेने के लिए उनका मन आतुर हो उठा। हीरालाल ने आसन बिछा के पानी रखा। कमला थाली परोस लाई। आज उसने बहुत ही मामूली सी हल्के रंग की साड़ी पहनी थी। नीले रंग में उसका रूप और भी निखर पड़ रहा था। खाना बहुत ही सादा था, दाल चावल रोटी और 2 तरह की मामूली सब्जी थी, किंतु सादा भोजन होने पर भी बहुत ही स्वादिष्ट और रुचिकर था। मिर्च मसाला बहुत ही कम था, फिर भी जाने क्या था कि वकील साहब रोज से ज़्यादा ही खा गए। खाते खाते बोले, हीरालाल, मुझे खाना इसी प्रकार का ही अच्छा लगता है, किंतु महाराज तो जरूरत से ज़्यादा ही मिर्च मसाला डाल दिया करता है सब्जी में। परिणाम यह होता है कि मैं कभी भरपेट खाना भी नहीं खा पाता। तुम अपनी स्त्री से कहो ना कि वो महाराज को भी खाना बनाना सिखा दे। कमला ने धीरे से कुछ कहा। हीरालाल हंसता हुआ बोला, वकील साहब, यह कहती है कि आप यहीं क्यों ना खा लिया करें। वकील साहब हंसकर बोले, सो यहाँ किस्मत नहीं है मेरी, सबको थोड़ा ही ऐसा खाना नसीब होता है। कहते कहते साहब चले गए। कचहरी की देरी हो रही थी। हीरालाल भी जल्दी से भोजन करके भागा। आज वह वकील साहब की कार में ही बैठकर कचहरी गया। प्रशंसा झूठी हो चाहे सच्ची, किंतु है ऐसी चीज जिसे सुनकर प्रसन्न हो जाना मनुष्य का स्वभाव है। अपनी प्रशंसा के इतने बनते पुल को सुनकर कमला पुलकित न हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं। अब वह चीजें दुगने उत्साह के साथ ही बनाती थी और नित्य ही कोई न कोई नई वस्तु बनाकर वकील साहब के लिए भेजा करती। उसके हृदय में और कोई भाव न था, किंतु प्रशंसा पाने की लालसा जरूर थी। वकील साहब इसका दूसरा ही अर्थ निकाल बैठे। वे बार बार सोचते कि जिस प्रकार मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम का सूत्रपात हुआ, उसी प्रकार कमला के हृदय में भी हुआ होगा। वे सदा ही इसी चिंता में व्यस्त रहते, किंतु प्रेम प्रकट करने का उन्हें कभी साहस न होता। इसके अतिरिक्त वे विश्वास की जगह अविश्वास को स्थान देकर पतित न होना चाहते थे। वे अपनी इंद्रियों का दमन करके अपनी सचित्रता पर धप्पा न लगाना चाहते थे, किंतु होनी किसके टाले टली है।
इस बार जब वे हीरालाल की तनख्वाह देने लगे तो 10 रुपये के स्थान पर 15 रुपये दिए और कहा, हीरालाल, मेरी आमदनी बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। इस महीने से तुम्हें 15 रुपये मिला करेंगे। हीरालाल को मुंह मांगी मुराद मिली। खुशी खुशी घर आया। पत्नी के हाथ पर रुपया रखते हुए बोला, कमला, तुम सचमुच लक्ष्मी हो। जिस दिन से तुम आई हो मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। वकील साहब मुझसे कभी सीधे बात न किया करते थे, अब दोस्तों सा व्यवहार करते हैं। कहाँ तो सदा निकाल देने की धमकी दिया करते थे, कहाँ इस महीने से 15 रुपये तनख्वाह भी कर दी है। अब तुम ही कहो, तुम हो ना लक्ष्मी या नहीं? तनख्वाह बढ़ने की खुशी में मैं उन्हें कल की दावत दे आता हूँ। ज़रा इस बार और अच्छा खाना बनाना। 5 रुपये ऊपर वाले खर्च कर दो, परमात्मा बहुत देगा। वकील साहब दूसरे ही दिन हीरालाल के यहाँ खाने आए। आज कमला ने कई तरह की भोजन सामग्री तैयार कर रखी थी। हीरालाल थाली परसवा के वकील साहब के सामने रख ही रहा था कि बाहर से कुछ मुवक्किलों ने आवाज़ दी। हीरालाल कमला से कहकर कि तुम वकील साहब को खिला दो, मैं ज़रा मुवक्किलों को संभाल लूँ वरना बहक जाएंगे, और यह कहकर वह बाहर चला गया। सामने ही दूसरे वकीलों का घर भी था। उसे डर था कि कहीं मुवक्किल दूसरे वकीलों के घर न चले जाएं। हीरालाल मुवक्किल से बातचीत कर रहा था। कमला वकील साहब को खाना खिला रही थी, बिल्कुल एकांत, और सामने वही वस्तु जिसके वे भक्त थे। वकील साहब कुछ हतप्रभ और चंचल से हो रहे थे। वे बोले, खाना इतना अच्छा बना है कि जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। कमला कुछ न बोली। उसे यह एकांत अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वकील साहब के चेहरे की लाली और आंखों की उन्मत्तता साफ दिखाई दे रही थी। हाथ धुलाने के बाद कमला तौलिया देने लगी। वकील साहब तौलिया लेकर कमला की ओर झुक गए। कमला, हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं आप, कहकर पीछे सरकी। पीछे दीवार होने के कारण ज़्यादा न हट सकी। वकील साहब ने ज़रा ज़्यादा झुककर कमला के होठों पर अपने होठ जड़ दिए। न चाहते हुए भी कमला इसका विरोध न कर सकी। कुछ क्षण कमला के अधर अमृत का पान कर बिना कुछ कहे ही वकील साहब बाहर चले आए। वकील साहब के बाहर आने के बाद हीरालाल भी खाना खाने गया। आज फिर वकील साहब के साथ हीरालाल को कचहरी जाना पड़ा। हीरालाल के कचहरी जाने पर कमला वकील साहब के इस कृत्य पर बार बार विचार कर रही थी। उसे रह रहकर उनके साथ साथ अपने पतन का दुख हो रहा था, किंतु उसने तो कभी नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। शाम हुई। आज वकील साहब क्लब न जा सके। उनका चित्त उदास था। आज हीरालाल को कोई आमदनी भी नहीं हुई थी। वह भी पीने के लिए व्याकुल सा था। वह फिर वकील साहब के पास आया। वकील साहब को समझने में देर न लगी। 1 रुपया निकालकर उसके हाथ में रख दिया। हीरालाल कलारी की तरफ भागा। वकील साहब धीरे धीरे हीरालाल के घर की ओर गए। जूतों की आवाज़ सुनकर हीरालाल के धोखे में कमला ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने वकील साहब को खड़ा देखकर वह बहुत घबरा गई। अब दरवाज़ा न बंद करते बनता था न खोलते। वह कुछ क्षण तक दरवाज़ा पकड़े खड़ी रही, फिर बोली, क्या चाहिए आपको? वकील साहब रुंधे हुए कंठ से कंपित स्वर में बोले, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। कमला, ज़रा भीतर बैठ जाने दो, फिर कहता हूँ। कमला दरवाजे से सरक गई। वकील साहब अब आकर भीतर कुर्सी पर बैठ गए। कहा, मुझे अपने कृत्य पर बड़ा ही दुख है। कमला, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? कमला कातर स्वर में बोली, मैं नाराज़ हूँ या खुश, अब पूछकर क्या होगा? यह तो आपको पहले ही पूछ लेना चाहिए था। फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर हट से क्या लाभ है? मेरी और आपकी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे आपको तो विशेष क्षति न होगी, किंतु मैं कहीं की न रहूँगी। वकील साहब ने भर्राए हुए स्वर में कहा, कमला, मैं तो पागल हो रहा हूँ। मेरी दवा तुम्हें छोड़कर और कोई नहीं है। वैसे आज जो कुछ भी
भूल हो गई है उसे तुम क्षमा करो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें कभी हाथ भी न लगाऊंगा। रही तुम्हारे जीवन बर्बाद होने की बात, सो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हीरालाल को कभी किसी हालत में अलग न करूँगा और तुम्हारा जीवन मेरे जीते जी कभी बर्बाद नहीं हो सकता। कमला ने दीन भाव से पूछा, फिर भी यह कहाँ तक उचित है कि जो आदमी आपका इतना विश्वास करे उसी के साथ आप अविश्वास करें? कभी इन्हें ज़रा भी शक हुआ तो मेरे और आपके विषय में क्या सोचेंगे? वकील साहब बोले, कमला शक होने भी कैसे पाएगा? कहते उठकर पास खड़ी हुई कमला का उन्होंने गाढ़ा आलिंगन कर लिया और उसी शाम उनका पतन हो गया। इस बात से कमला को जो कुछ दुख था वह तो था ही, वकील साहब भी अपने कृत्य से संतुष्ट न थे। न जाने कितने दिन और कितनी रातें उन्होंने बेचैनी से बिताई, किंतु कार्यक्रम उनका ज्यों का त्यों चलता रहा। रोज शाम को हीरालाल जब कलारी जाता, उसी समय वकील साहब अपनी मधुशाला में पहुंच जाते। यह क्रम महीनों तक चलता रहा, किंतु हीरालाल कुछ भी न जान सका। धीरे धीरे कमला को गर्भ के लक्षण प्रकट हुए। विवाह को 9 साल हो चुके थे। इतने दिन बाद ही सही हीरालाल ने उम्मीद छोड़ सी दी थी, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि कमला गर्भवती है तो उसे बेहद खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, वकील साहब के यहाँ लड़का हुआ है तो इधर भी ईश्वर ने भेज दिया है। इसमें क्या रहस्य है, बेचारे हीरालाल को क्या पता था। एक दिन हीरालाल भोजन के बाद रुपया लेकर कलारी की तरफ चला। रास्ते में उसका एक लेनदार मिल गया। उसे हीरालाल से करीब 10 रुपए लेने थे। हीरालाल को देखते ही उसने 10 तो सीधे सीधे ही सुनाई और रुपये भी छीन लिए। अब कलारी जाके हीरालाल करता भी तो क्या, लाचार होकर के घर की तरफ लौट पड़ा। घर आकर अपने घर में उसने वकील साहब को बैठा पाया। अपने घर में वकील साहब को देखकर हीरालाल अचंभित हो गया और हीरालाल को उस समय अचानक पहुंचकर वकील साहब भी आश्चर्य हो चुके थे। किंतु वकील साहब चतुर थे। वे बोले, हीरालाल, हमेशा तो तुम मुझे भोजन के लिए पूछा करते थे और जब आज मुझे घर पर ढंग का भोजन नहीं मिला है तो आप पहले ही खा पी करके बैठ गए हो। हीरालाल बोला, अरे तो और भी बन जाएगा वकील साहब। उसने पत्नी को वकील साहब के लिए कुछ बनाने का इशारा किया। वकील साहब रोकते हुए बोले, नहीं नहीं, अब क्यों तकलीफ देते हो। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने खाया पिया ना होता तो मैं कुछ खा लेता। फिर कुछ हंसकर बोले, और तुम्हारे क्या हाल है? मालूम होता है आज चढ़ाई नहीं है। हीरालाल के हृदय में कुछ आशा का संचार हुआ। इस समय मदिरा से अधिक आकर्षक उसे कोई और दूसरी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। बोला, चढ़ाता कैसे वकील साहब? एक साला लेनदार मिल गया, रुपया ही छीन लिया। फिर मैं कलारी तक नहीं गया, जाके भी क्या करता। वहाँ कहीं दूसरों को पीते देखकर मेरा जी और खराब हो जाता। आपके पास हो तो सरकार जिला लीजिए, बिना खुराक के तो मैं मर ही जाऊंगा। जेब में से 5 रुपए का नोट निकालते हुए वकील साहब बोले, मेरे पास छोटा रुपया नहीं है और तुम्हें रुपया देते हुए मुझे डर लगता है। नशे में न जाने कितना पी जाओ। हीरालाल बोला, नहीं सरकार, ऐसा भी कहीं हुआ है? मैं तो उतनी ही पीता हूँ, मेरी जितनी खुराक है। बस 1 रुपया 8 आना की। हीरालाल नोट लेके जाते जाते कमला से बोला, वकील साहब को कुछ बना के खिला ज़रूर देना। वकील साहब बोले, पहले तुम अपनी फिक्र कर लो, फिर हमारी करना। हीरालाल हंसता हुआ चल पड़ा। हीरालाल जब आंख से ओझल हुआ तो कमला का आलिंगन करते हुए वकील साहब बोले, तुम इस शराबी की दासी हो कमला। यदि बदलने का कानून होता तो मैं हीरा को देके तुम्हें ले लेता। हीरालाल के साथ भले ही खुश ना रहती, पर तुम्हारे सरीखा सुखी तो दुनिया में कहीं ढूंढने से भी न मिलता, न कमला।
कमला ने कुछ उत्तर ना दिया। विदाई की अंतिम छाप कमला के होठों पर लगाकर वकील साहब अपने घर चले आए। कमला के गर्भ का 5वां महीना चल रहा था। हीरालाल खूब पी के लौटा। लौटकर 3.5 रुपया कमला के सामने फेंक दिए। फिर वह खाट पर बेहोश गिर पड़ा। आज उसने दुगनी चढ़ा रखी थी। धीरे धीरे हीरालाल को अपनी स्त्री और वकील साहब के चरित्र के विषय में कुछ कुछ संदेह सा होने लगा, किंतु कुछ भी कहने की हिम्मत न पड़ती जब तक वह अपनी आंख से कुछ न देख ले कैसे कहे। लेकिन इस विचार मात्र से ही उसका हृदय बड़ा ही विचलित हो उठा। वह अब ज़्यादा पीने लगा था, किंतु इस पर भी उसे शांति न मिलती। वह बड़ा ही व्यथित और घबराया सा रहता था। एक दिन वह कमला से बोल पड़ा, कमला, न जाने क्यों मुझे तुम्हारा वकील साहब के साथ इतना मिलना जुलना पसंद नहीं है। कमला ने कहा, मैं तो उनके घर नहीं मिलने जाती हूँ। तुम ही उन्हें मना कर दो, मैं उनसे कभी न मिलूंगी। वकील साहब को रोकने का उसमें साहस न था। उसने सोचा मकान ही बदल दूंगा तो अच्छा रहेगा। वह मकान की तलाश में चला। रुपये लेकर कलारी की तरफ जाने के इरादे से निकला, किंतु कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ मुवक्किल मिल गए। वह उन्हें लेकर लौट पड़ा। बंगले पर आने पर मालूम हुआ कि वकील साहब क्लब गए हुए हैं। मुवक्किलों से बातचीत करके 5 रुपये की फीस की पेशगी लेकर हीरालाल उन्हें सवेरे आने की ताकीद कर अपने घर की तरफ चला। उसने रबर सोल के जूते पहन रखे थे, इसलिए जूतों की आवाज़ न हुई। बाहर बरामदे पर पहुंचकर उसने देखा कि सामने का दरवाज़ा बंद है। अंदर से वकील साहब और कमला के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वह चुपचाप कुछ क्षण तक खड़ा रहा। उसने सुना कमला कह रही थी, लड़की हो या लड़का है तो तुम्हारा, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम ही पर होगी। मैं यह न देख सकूंगी कि तुम्हारा एक बच्चा मोटर पर बैठकर स्कूल जाए और दूसरा पैर घसीटता हुआ जाए। वकील साहब बोले, पगली हो क्या? तुम्हें भी मैं यहाँ रहने न दूंगा। मैं तुमको लेके भाग जाऊंगा। वकालत, मकान, बाग बगीचा सब हीरा और हीरालाल के लिए छोड़ जाऊंगा। मेरे पास बस तुम ही रहो। मैं दुनिया की सारी संपत्ति को ठुकरा दूंगा। मोटर मैं अपने बच्चों के लिए साथ रखूंगा। कहीं भी रहूंगा, कमा खा लूंगा। हो ना तैयार इस बात के लिए कमला? यह सुन कमला हंस पड़ी। हीरालाल अधिक न सुन सका। संताप से वह पागल सा हो रहा था। उसने जोर से एक ठोकर दरवाजे पर लगा दी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वह वहां क्षण भर भी न रुका। तेजी के साथ अहाते से बाहर निकला और अंधकार में न जाने कहाँ अदृश्य सा हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। इस घटना को कई मास बीत गए। अब कमला और वकील साहब के संबंध की चर्चा हर घर घर में थी। लोगों को शक तो पहले से ही था, किंतु हीरालाल के इस प्रकार अचानक लापता हो जाने से संदेह करने में कोई संदेह का कारण न रह गया था। एक सखी ने कुछ गोलमाल करके हीरा देवी को एक पत्र लिख दिया। यह पत्र में लिखा कि वह फौरन चली आए। इसके एक दिन पहले ही हीरा देवी के पति ने एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि यहाँ शहर में बहुत सी मौसमी बीमारियां फैली हुई हैं। ऐसे इस समय में तुम बच्चे को लेकर यहाँ मत आना। मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊँगा। अब हीरा देवी पति के असली मतलब को समझ गई। उसके सिर से पैर तक आग लग चुकी थी। उसी दिन रात की ट्रेन से वह वहाँ से रवाना हो गई। उनके पहुँचने से 15 दिन पहले ही बंगले के एक कमरे में कमला ने एक कन्या को जन्म दिया था। हीरा देवी के इस प्रकार अचानक पहुँचने पर वकील साहब को बड़ी हैरत हुई। उन्हें क्योंकि ये संभावना नहीं थी कि इस तरह से हीरा देवी वहाँ पहुँच पाएंगी। वह कुछ भी समझ न पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए।
पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही हीरा देवी ने देखते देखते कमला को बच्ची समेत बंगले से बाहर निकाल दिया। बंगले से निकालते समय कमला वकील साहब के दफ्तर की तरफ मुड़कर बोली, मुझे उन कोठरी में से एक में रहने दो। मैं इतना नन्हा सा बच्चा लेकर कहाँ जाऊंगी? फिर मुझसे चला भी नहीं होता। वह अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि अचानक हीरा देवी आ गई। डांट के बोली, सीधी तरह निकल जाओ। मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम यहाँ अहाते पे पैर भी नहीं रख सकती। वकील साहब एकदम बुत से बन गए थे। उनसे कुछ भी न करते बनता था। उन्हीं की आंख के सामने जिसे उन्होंने इतना विश्वास दिला रखा था, वही कमला गिरती पड़ती किसी प्रकार बंगले से बाहर चली गई। किसी को उस पर दया न आई, न किसी ने उसे शरण दी। अपने पाप के फल को हृदय से लगाए हुए संताप के आंसू बहाती हुई कमला निरुद्देश भाव से चली जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।